संदीप कुमार। मैं आप लोगों को आज ठोस अवस्था का सेकेंड लेक्चर समझाऊंगा। आई होप जो मैंने पहले पढ़ाया था आपको समझ में आया हो। ठीक, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, आज मैं क्रिस्टल जालक के बारे में बात करूंगा। क्रिस्टल जालक, ठीक। आपको मैंने बताया था कि जो भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ठीक, उन सभी क्रिस्टलीय ठोसों की एक निश्चित अरेंजमेंट होती है, निश्चित व्यवस्था होती है। ठीक, क्या होती है? निश्चित व्यवस्था होती है। इसका मतलब डियर, ठीक, अगर मैं बोलूं कि मान लो कि ये क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक, ऐसा कुछ क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। तो इस क्रिस्टलीय ठोस में सारे एटम की जो पोजीशन होगी वो नियमित होगी, ठीक है ना। अगर मैं मान लूं कि एक यूनिट ऐसा है, ठीक है, तो अगर ये इसको मैं मानूं कि ये यूनिट बार बार रिपीट होगी, जैसे पिछली ठोस में पढ़ा था कि एक यूनिट ऐसी होती है जो बार बार क्या होती है, रिपीट होगी, तो ये यूनिट हमेशा क्या होगी, रिपीट होगी, ठीक है। क्या होगी? रिपीट होगी। बात समझ में आई? तो ऐसी इसमें जो यूनिट होंगी अरेंज होंगी और सारे यूनिट कैसे होंगे, एक जैसे होंगे, ठीक है। तो इस क्रिस्टलीय ठोस जो होता है उसके इस अरेंजमेंट को ही क्या बोलते हैं हम? क्रिस्टल जालक बोलते हैं। डियर, क्रिस्टल जालक का जो डिफिनेशन होता है वो बेसिकली ये होता है कि अगर हम क्रिस्टल जालक की डिफिनेशन की बात करें तो उसमें ये बोला जाता है कि जो भी क्रिस्टलीय ठोस में उसमें जो अणु होते हैं, ठीक है, परमाणु होते हैं और आयन होते हैं, उनको हम किससे दिखाते हैं? कुछ बिंदुओं से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? पॉइंट से। इनको बोलते हैं पॉइंट्स। इन्हीं पॉइंट्स को हम बोलते हैं जालक पॉइंट या जालक बिंदु बोलते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं जालक बिंदु। डियर, इसका मतलब मान लो मैं NaCl की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो NaCl में क्या होगा? Na+ होगा और Cl- होगा। Na+ और Cl- को मैं किससे दिखाऊंगा? कुछ पॉइंट से दिखाऊंगा। मान लो इसको मैंने ब्लैक पॉइंट से कर दिया, ठीक है, और इसको मैंने ब्लू पॉइंट से कर दिया, ठीक है। और ये ब्लैक ब्लू पॉइंट इस संरचना के अंदर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होंगे, ठीक है ना। और इसी को हम बोलते हैं क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक इज बेसिकली डियर होता यह है कि त्रिविमीय ज्यामिति में जालक बिंदुओं की एक निश्चित व्यवस्था, एक निश्चित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक कहते हैं। ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। इससे छोटी डिफिनेशन आई होप नहीं होगा, ठीक है। त्रिविमीय ज्यामिति का मतलब डियर ये होता है, त्रिविमीय ज्यामिति का डियर मतलब ये होता है कि इसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और क्या भी होगी? ऊंचाई भी होगी, ठीक है ना। लंबाई, चौड़ाई एंड ऊंचाई। इसका मतलब ये कुछ बॉक्स जैसी स्ट्रक्चर होगी। बॉक्स जैसी स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि इसमें लाइक कुछ लंबाई होगी, कुछ चौड़ाई होगी और कुछ क्या होगा? हाइट होगा। और इस क्रिस्टल जालक के अंदर, इस क्रिस्टल जालक के अंदर एक यूनिट ऐसी होगी जो बार बार क्या हो रही होगी? रिपीट हो रही होगी, ठीक है ना। मैंने बताया डियर कि क्रिस्टलीय ठोस में एक ऐसी यूनिट होती है जो बार बार क्या हो रही होती है? रिपीट हो रही होती है, ठीक है ना। और उसी ये यूनिट क्या होती है पूरे ठोस के अंदर, ठीक है, पूरे ठोस के अंदर क्या होती है? रिपीट, इसका रिपीटेशन होता है। और क्रिस्टलीय ठोस का अध्ययन करने के लिए हम किसका अध्ययन करते हैं? क्रिस्टल जालक का अध्ययन करते हैं। और इस क्रिस्टल जालक के अंदर एक यूनिट होती है जो बार बार रिपीट कर रही होती है। उसी यूनिट को हम बोलते हैं डियर, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट सेल, ठीक है ना। और आपको हिंदी में बोला जाएगा ये एकक कोष्ठिका। ये चीज आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना।
ये एकक कोष्टिका बार बार रिपीट होकर क्या बनाती है, क्रिस्टल जालक, ठीक है ना। ओके, इसके बाद अगर मैं बात करूं एकक कोष्टिका की, अगर मान लो कि एक एकक कोष्टिका ऐसे कुछ है, ठीक है, कुछ ऐसी एकक कोष्टिका है, तो डियर क्या होगा, जो आपके अणु या परमाणु होंगे, हो सकता है यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे हो, इसके सारे कॉर्नर पे हो सकते हैं, इस तरीके की अरेंजमेंट होती है, या इसके इस पार्ट में हो सकते हैं, या इसके बीचों बीच सेंटर में हो सकते हैं, या इसके फेस पे हो सकते हैं। फेस का मतलब डियर, मान लो ये एक फेस है, इसके बीचों बीच में यहाँ पे, या फिर यहाँ पे, या फिर यहाँ पे, या फिर यहाँ पे, या फिर यहाँ पे, ठीक है ना। और इसके एकदम मिडिल पॉइंट में भी हो सकते हैं, अंदर इसके जो संरचना हो, अंदर जिसकी जगह होगी वहां भी एक एटम हो सकता है। इस तरीके की जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं एकक कोष्ठिका। और ये एकक कोष्ठिका इसकी परमाणुओं की व्यवस्था के आधार पर 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। पहला होता है आद्य एकक कोष्ठिका। उसके बाद आता है आपका अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसके बाद आता है फेस सेंटर्ड फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, इसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड, इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड। ये हो गया आपका सिंपल यूनिट सेट। एंड लास्ट वन इज द अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका, दैट इज नोन एज एज सेंटर्ड। ये मैं इसका एक शॉर्ट फॉर्म दिखाता हूं जो लोग अक्सर याद रखते हैं। इसको बोलते हैं SCC, ठीक है। दिस इज नोन एज BCC, बॉडी सेंटर्ड। दिस इज द सिंपल SUC बोलते हैं, केवल SC बोलते, ठीक है ना। सिंपल यूनिट सेल BCC, बॉडी सेंटर्ड FCC, फलक केंद्रित या फेस सेंटर्ड FCC, एंड दिस इज नोन एज द ECC, ठीक है ना। अब इसको मैं डिटेल में बताता हूँ कि ये चीजें होती क्या है। अगर मैं फर्स्ट वन की बात करूं डियर, आद्य एकक कोष्ठिका, तो आद्य एकक कोष्ठिका में क्या होता है, मान लो आपका ये एकक कोष्ठिका है। आद्य एकक कोष्ठिका में क्या होता है कि इसके सारे कोनों पर क्या होंगे, जालक पॉइंट होंगे। जालक पॉइंट मतलब या तो अणु होगा या परमाणु होगा, आयन हो, तो उसके ठोस के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगा। एक परमाणु यहाँ, एक परमाणु यहाँ, एक परमाणु यहाँ, ठीक है ना। तो सिंपल एकक कोष्ठिका में क्या होता है कि हर कोनों पर एक एक परमाणु होते हैं, ठीक है ना। और इसमें एक चीज विजुलाइज करने वाली बात है कि मान लो कि टोटल परमाणु कितने अटैच हो रहे हैं, इसमें टोटल एटम तो अटैच हो रहे हैं 8, ठीक है ना। लेकिन इसके इस सॉलिड के अंदर इस संरचना के अंदर कितने परमाणु होंगे, इसका मतलब समझना। मान लो कि मैं यहाँ पे एक बॉल रखूं, ठीक है ना, तो कुछ इस कोने पर, मैं केवल कोने की बात कर रहा हूँ डियर, तो मानो ऐसा कुछ है, ये 4 कमरे मान लो ऐसे, ठीक है, कुछ 4 कमरे ऐसे हैं, और इसके पीछे भी 4 कमरे हो। इसको डिटेल से प्रॉब्लम होगी।
मैं 8 कमरों का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, उसको समझने की कोशिश करना कि हो कैसे रहा ये चीज। यूं मान लो ये 4 कमरा आगे, ठीक है, और 4 कमरा पीछे, सब खिचड़ी हो जा रहा है। डियर, अगर इस तरीके की मैं सोचूं कि मान लो मैंने एक बॉल इधर रख दिया, तो इस बॉल के कितने हिस्से हो जाएंगे? 4 हिस्से हो जाएंगे, ठीक है ना। इस बॉल के कितने हिस्से हो जाएंगे? 4 हिस्से हो जाएंगे, आधा इस साइड आधा इस साइड, ठीक है ना। और सबको कितना पार्ट मिलेगा? 1/4 1/4 1/4 1/4, ठीक है ना। लेकिन सोचो कि अगर 4 कमरा पीछे हो और 4 कमरा आगे हो, टोटल कमरे कितने हो गए? 8 हो गए। तो हर एक कमरे को कितना कितना हिस्सा मिलेगा? अगर 4 कमरा पीछे हो जाए और 4 कमरा आगे हो जाए, तो हर एक कमरे को 1/8 हिस्सा मिलेगा, ठीक है ना। 1/8 हिस्सा मिलेगा। मान लो कि ये एक कमरा है, ठीक है ना, इसके बगल में एक कमरा हो जाए, ठीक, इधर एक कमरा यहाँ पे हो जाए और एक कमरा यहाँ, यहाँ और यहाँ होगा, ठीक है। एक कमरा ये, एक कमरा ये, एक कमरा यहाँ, एक कमरा यहाँ, ये 4 कमरे ऐसे हो जाएंगे। और 4 कमरा जस्ट इसके ऊपर, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। अगर मैं बीच में बॉल रखूं तो उस बॉल को यहाँ पे कोई मैं इस वाले पॉइंट पे बॉल रखूं तो उस बॉल को कुल 8 लोग शेयर करेंगे। तो इस वाले बॉक्स को 1/8 हिस्सा मिलेगा। तो इसी प्रकार जो इसके बगल कुछ कुल 7 और होंगे, तो इस वाले हिस्से में 1/8 पार्ट आएगा इस वाले एटम का। इस एकक कोष्टिका में इस एटम का 1/8 पार्ट आएगा। इसका भी कितना आएगा? 1/8 पार्ट आएगा। इसका भी कितना आएगा? 1/8 पार्ट आएगा। और इसका भी कितना आएगा? 1/8। इसका भी 1/8, इसका भी 1/8, इसका भी 1/8, इसका भी कितना होगा? 1/8। यानी सारे जो कोनों पे जितने भी एटम है वो एकक कोष्टिका में 1/8वां हिस्सा क्या करते हैं? सहयोग करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार इस कोनों पे टोटल एटम कितने हैं? कोनों पे बिंदुओं की संख्या कितनी है? ठीक है ना, 8 है, ठीक है। लेकिन मैं बोलूं कि कुल परमाणु कितने होंगे? तो टोटल तो 8 है, लेकिन हर का कितना हिस्सा है? 1/8 हिस्सा। तो केवल कितना एटम आएगा? 1 एटम। बात समझ में आई? ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं बॉडी सेंटर्ड। सेकेंड वर्ड इज द अंतः केंद्रित, इसको बोलते हैं BCC। डियर, BCC में क्या होगा? सेम चीज होती है, बस एक छोटा सा डिफरेंस ये होगा, सारे कोनों पर एक एक परमाणु तो है, लेकिन उसके साथ साथ एकदम बीचों बीच जो जगह होगी वहां भी क्या होगा? एक परमाणु हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोनों पे कितने परमाणु हो जाएंगे? कोनों पे 8 परमाणु। और इसके अंतः केंद्र कितने परमाणु हो जाएंगे? इसीलिए इसको बोलते हैं अंतः केंद्रित, ठीक है। इसके अंतः केंद्र कितने परमाणु होंगे? 1 परमाणु होंगे। लेकिन मैं बोलूं टोटल परमाणु कितने हो जाएंगे? टोटल एटम, ठीक है, 8 एटम तो कोनों पे हो गए और 1 एटम मिडिल में हो गया, ठीक है ना। तो जो कोनों पे हैं वो कितना हिस्सा शेयर करेंगे? अपना 1/8 हिस्सा। टोटल परमाणु कितने हैं? 8, ठीक। और एक क्या है? बीचों बीच है, +1 कर दो, ठीक है ना। ये मिलके तो एक हिस्सा शेयर करेंगे टोटल, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 8 1 +1, यानी 2 एटम हो जाएंगे। मैंने पहले बताया था, पहले वाले केस में क्या था? पहले वाले केस में यहाँ पे कुछ भी नहीं था, जो आदिक कोष्टिका थी यहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो इस वाले एकक कोष्टिका के अंदर 1 परमाणु भरा था, लेकिन मैंने फिर से इसको बीचों बीच यहाँ पे एक और रख दिया, तो 2 तो आने हैं, ठीक है ना। 1/8 तो कोनों से आ गया, 1/8 × 8, तो यहाँ से 1 हो गया और 1 तो यहाँ पे था ही। तो BCC वाले केस में टोटल परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका फलक केंद्रित। ये फलक केंद्रित में कोनों पे तो होते ही होते हैं, ठीक है ना। कोनों पे तो होना सब में है, ठीक है। डिफरेंस थोड़ा थोड़ा आता है, ठीक। इसमें भी क्या होगा डियर कि हर कोनों पे तो एक एक परमाणु होने हैं। यहाँ भी एक,
यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, मतलब कि यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी एक परमाणु होगा, यहाँ पे भी एक परमाणु होगा, यहाँ पे भी होगा, ठीक है ना। हर कोनों पे एक एक होंगे, लेकिन फेस सेंटर में क्या होगा, फेस का मतलब ये है और इसका सेंटर कहाँ पे होगा, यहाँ पे, यानी एक परमाणु कहाँ होगा, यहाँ हो जाएगा। एक परमाणु इस वाले फेस पे, इस वाले फेस पे भी बीचों बीच हो जाएगा। एक परमाणु कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। एक परमाणु आगे वाले फेस पे हो जाएगा, एक परमाणु भी यहाँ हो जाएगा। एक परमाणु इस वाले फेस पे, एक परमाणु इस वाले फेस पे, एक परमाणु ऊपर वाले फेस पे, यानी एक परमाणु यहाँ, एक परमाणु यहाँ, एक परमाणु यहाँ, हर फेस के सेंटर पे एक एक परमाणु हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब मान लो कि मैं यहाँ पे इस सेंटर के गोले पर एक कोई बॉल रखूं, तो आधा हिस्सा ये वाला शेयर करेगा, आधा बाहर वाला शेयर करेगा। तो इस बॉक्स के अंदर इस गोले का कितना होगा, आधा हिस्सा होगा, ठीक है ना। कितना हिस्सा होगा, आधा हिस्सा होगा। तो पहले देखो कोनों पे कितने परमाणु हैं, 8 है, ठीक है ना। और फेस के सेंटर पे कितने परमाणु हैं, फेस के सेंटर पे कितने परमाणु हैं, 6 परमाणु हैं। लेकिन मैं बोलूं कि टोटल एटम कितना आ रहा है उस यूनिट सेल के अंदर, तो डियर 1/8 करोगे, क्योंकि इस वाले का 1/8 हिस्सा इस बॉक्स के अंदर होगा। और ऐसे कितने परमाणु हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो टोटल कितने हो गए, 8। और फेस वाले कितने हैं, जो फेस पे, फेस का मतलब फेस सेंटर यहाँ पे, तो इसका कितना हिस्सा शेयर होगा इस बॉक्स के अंदर, आधा हिस्सा शेयर होगा। और ऐसे कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6। और सबका कितना हिस्सा शेयर हो रहा है, 1/2। तो 1/8 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 6 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। तो इस 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4। तो इस एकक कोष्ठिका के अंदर कुल कितने परमाणु आ जाएंगे, 4 परमाणु आ जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका अंत केंद्रित। ये अंत केंद्रित का मतलब होता है एज सेंटर्ड। एज सेंटर्ड, इसमें क्या होता है डियर, कोनों पे तो हमेशा होना है, ये तो याद रखना है आपको, ठीक है। कोनों पे तो हमेशा होना है, ये आपको याद होना चाहिए। तो चलो मैं कोनों पे तो रख देता हूँ, एक यहाँ, 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 ठीक है। और ए सेंटर का मतलब कि पिछले वाले में क्या था कि सारे फलक पे क्या था, एक एक परमाणु था, लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, एक परमाणु इस वाले फेस पे होगा, एक इसके जस्ट अपोजिट वाले यहाँ पे होगा। यानी अगर मैं एक परमाणु यहाँ रखता हूँ, दूसरा कहाँ होगा, यहाँ होगा, और कहीं नहीं होना। एक तो कोनों पे हो गया सारे, और एक परमाणु इधर रखना है और एक परमाणु इधर रखना है। तो ऐसी स्ट्रक्चर को क्या बोल देंगे, एज सेंटर्ड या अंतः केंद्रीय फलक। अब देखो डियर, कोनों पे कितना होगा, कोनों पे कितने एटम है, 1 एटम है। और एज पे कितने एटम है, एज सेंटर पे कितने एटम है, 2 एटम है, ठीक है ना। ये वाला जो कोनों पे एटम है वो कितना हिस्सा शेयर करेगा, 1/8। तो टोटल एटम कितने हो जाएंगे, टोटल एटम इन यूनिट सेल कितना हो जाएगा, ये वाला हिस्सा कितना शेयर कर रहा है, 1/8। जो कोनों पे है 1/8 शेयर करेंगे, तो टोटल कितने हैं, 8। 1/8 इंटू 8 प्लस एज पे कितने डियर, 2 हैं, टोटल कितने हैं, 2। और एज वाले जिस तरीके से फलक वाले 1/2 शेयर कर रहे थे, वैसे ही एज वाले कितना शेयर करेंगे, 1/2, ठीक है। तो 1 इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा। इस वाले केस में भी कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है ना। इस वाले केस में कितना हो गया, 2 एटम इसके अंदर, टोटल कितने एटम इसके अंदर होंगे, 2 एटम इसके अंदर होंगे, ठीक है ना। इस वाले केस में आया था टोटल 1 एटम, इस वाले केस में आया था टोटल 2 एटम, इस वाले केस में आया था टोटल 4 एटम, इस वाले केस में आया था 2 एटम, ठीक है ना। इस वाले में था कि सारे कोनों पे होंगे, ठीक है ना, और कहीं नहीं होने, कहाँ होने हैं, केवल कोनों पे होने हैं। इस वाले में था कोनों पे तो होगा ही होगा, ठीक है ना, और एकदम बीचों बीच भी होगा, इसके बॉडी के पूरे बीचों बीच भी एक पॉइंट होगा। और इस वाले में था कोनों पे, चलो कोनों पे हो गए, और इसके साथ साथ जो इसका फेस होगा उसके फेस के भी मिडिल पॉइंट पे होगा, ठीक है ना। इसके फेस के भी मिडिल पॉइंट पे होगा, ये फेस बनाया इसके मिडिल पॉइंट होगा, ये वाला फेस बनाया इसके मिडिल पॉइंट होगा, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, ठीक है ना। और ए सेंटर में क्या बताया था मैंने कि कोनों पे तो होगा, कोनों पे तो होगा, यहाँ भी 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 होगा,
कोनों पे हो गया, उसके साथ साथ एक इस एज पे होगा और इसके एक जस्ट अपोजिट वाले एज पे, ठीक है ना। चलिए, ये हो गए यूनिट सेल के टाइप से कि उनकी परमाणुओं की व्यवस्था के आधार पर यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आती है कि जो यूनिट सेल है एकक कोशिका, तो यूनिट सेल होता है डियर, मान लो कि मैं इस यूनिट सेल को इस तरीके से देखता हूं, इसके कुछ पैरामीटर होते हैं डियर। पैरामीटर क्या है समझो। इस वाली भुजा को, इस वाली साइड को मैं बोल रहा हूं ए, इस वाली साइड को मैं बोल रहा हूं बी, और इसकी जो हाइट है उसको बोल रहा हूं सी, ठीक है ना। तो इसकी जो साइड से मैंने किससे दिखा दिया, ए से दिखाया, बी से दिखाया, सी से दिखाया, ठीक है। और डियर क्या होगा, इसके जो एंगल है डियर, जो एंगल है मान लो ए और सी के बीच का एंगल मैंने दिया बीटा, ठीक है। सी और बी के बीच का एंगल दिया मैंने डियर, सी और बी के बीच का एंगल कितना दिया मैंने, अल्फा, ठीक है। और ए और सी के बीच का, सॉरी कौन सा बचा, ए सी हो गया, सी बी हो गया, अब बी और ए बचा हुआ है। तो मान लो ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी बी होगा, बी और ए के बीच का एंगल कितना हो गया, गामा, ठीक है ना। और मैंने 3 एंगल दे दिए, अल्फा बीटा गामा, ए बी सी अल्फा बीटा गामा। डियर, एक वैज्ञानिक ने जिनका नाम था ब्रेविस, उन्होंने ये बोला कि इनकी अरेंजमेंट ए बी सी और अल्फा बीटा गामा के आधार पर कुल क्रिस्टल जालक 14 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। टोटल क्रिस्टल जालक कितने होते हैं, 14 टाइप्स के, ठीक है ना। इन्हीं जालक को बोलते हैं ब्रेविस जालक, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, ब्रेविस जालक। जो टोटल अरेंजमेंट एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना, सारे क्रिस्टलीय ठोसों में, वो कुल कितने प्रकार के होते हैं, 14 प्रकार के होते हैं। मैं सारा एक एक करके बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं क्या होने वाला है। इसको आप डायग्राम बनाने के डायग्राम बनाना अच्छे से तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। इसका एक एक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है डियर। उन्होंने बताया पहले, सबसे पहले ये बताया कि एक इन 14 जितने ब्रेविस लैटिस हैं, ठीक है ना, वो ब्रेविस लैटिस कुल 7 टाइप्स के क्रिस्टल तंत्र के फलस्वरूप बनते हैं, ठीक है ना। इनके अंतर्गत ही मैं इन सारों को एक्सप्लेन करूंगा और ये बताऊंगा क्रिस्टल तंत्र क्या है। क्रिस्टल तंत्र ये है डियर, मैं पहला क्रिस्टल तंत्र बोल रहा हूँ क्यूबिक, पहला बोल दिया घनीय, ठीक है ना। डियर, आपने घन पढ़ रखा, पहले से घन पढ़ रखा है। घन क्या पढ़ रखा है कि घन वो होता है, घन क्या होता है, घन वो होता है जिसकी सारी हाइट, विड्थ, ठीक है ना, और लेंथ तीनों क्या होती है, बराबर होती है, और सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। मतलब समझो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो घन में क्या होता है डियर, ए = बी = सी, ठीक है ना। और ये एंगल जो बीटा है, ये एंगल जो अल्फा है, और ये एंगल जो गामा है, ठीक है। सारे के सारे क्या होंगे, अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ऐसे यूनिट सेल होते हैं जिनमें क्या होती है, ये वाली विड्थ, सॉरी ये लेंथ, ये विड्थ, ये हाइट क्या होगी, बराबर होगी, और सारे एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, ठीक है ना। इस वाले केस के लिए क्लियर, केवल सिंपल यूनिट सेल, BCC यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है ना, और लास्ट वन इज द FCC। इसके लिए 3 यूनिट सेल एग्जिस्ट करते हैं। कितने यूनिट सेल, 3 यूनिट सेल एग्जिस्ट करते हैं। इस घनीय क्रिस्टल तंत्र के लिए कितने यूनिट सेल एग्जिस्ट करते हैं,
3 यूनिट सेल। इसका मतलब डियर कि जो भी ब्रेविस लैटिस पाए गए उस ब्रेविस लैटिस में इस घनी वाले क्रिस्टल तंत्र के लिए 3 लैटिस एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब कि उन क्रिस्टल तंत्र में जिनमें A = B = C है, यानी ये तीनों एंगल बराबर हैं और तीनों साइड्स बराबर हैं और एंगल अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री है, उसमें SC का मतलब डियर जिसमें, ठीक है ना, जिसमें सारे किसमें थे, कोनों पे थे, सारे एटम किस पे थे, कोनों पे थे, वो वाले एटम एग्जिस्ट करते हैं। और एक BCC का एग्जिस्ट करता है और किसका एग्जिस्ट करता है, एज सेंटर का, सॉरी नहीं, FCC का एग्जिस्ट करता है। इस वाले केस में एज सेंटर्ड नहीं होता है, एज सेंटर्ड एग्जिस्ट नहीं करता घनी वाले केस में, ठीक है ना। तो इसमें 3 चीजें याद रखनी है। घनी वाले के लिए 3 यूनिट सेल एग्जिस्ट करते हैं, कौन सा, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड और FCC, ठीक है ना। और घनी को आप डिसाइड कैसे करोगे, अगर डियर A = B = C है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो कैसा क्रिस्टल तंत्र होगा, घनी क्रिस्टल तंत्र होगा। और उस घनी क्रिस्टल तंत्र के लिए SC BCC FCC एग्जिस्ट करते हैं, ECC नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है ना। इसके बाद आता है क्रिस्टल तंत्र, इसके बाद आता है द्विसमलंबाज। और थोड़ा थोड़ा मैं समझा दूंगा कि आपको समझ में कैसे आएगा। डियर इसमें लिखा हुआ है 2 सम, ठीक है ना, द्विसम का मतलब 2 तो बराबर होने हैं, 2 साइड क्या होगी, A = B है, ठीक है ना, बट डज नॉट इक्वल टू C। इसका मतलब 2 भुजा तो बराबर है लेकिन तीसरी भुजा बराबर नहीं है। और लंबास का मतलब डियर एंगल तो हमेशा क्या रहने वाला भी, 90 डिग्री। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। अब समझो इसका मतलब द्विसमलंबाज। इसमें क्या होगा डियर कि A किसके बराबर होगा, B के बराबर होगा, लेकिन जो इसकी हाइट होगी डियर, हाइट क्या होगी, वो डिफरेंट होगी A और B से। किससे डिफरेंट होगी, A और B से, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको देखने में भी लग रहा होगा शायद, ठीक है, A और B बराबर होगा, थोड़ा आसान नहीं है डायग्राम बनाना, लेकिन आप समझने की कोशिश करो। A और क्या होगा, B बराबर होगा, लेकिन क्या होगा, C बराबर नहीं होगा, लेकिन एंगल सारे क्या होंगे डियर, 90 डिग्री। ये भी कितना होगा, बीटा भी कितना होगा, 90 डिग्री, अल्फा भी कितना होगा, 90 डिग्री, और गामा भी कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है ना। इसको बोलते हैं द्विसमलंबाज। मतलब द्विसम मतलब 2 भुजा बराबर होगी, लंबाज मतलब सारे एक्स कितने होंगे, एक दूसरे के 90 डिग्री पे होंगे, ठीक है ना। एंड इस वाले केस में डियर ओनली और ओनली SC जो सिंपल क्यूबिक था, जो सिंपल यूनिट सेल था, वो केवल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। बाकी ना तो BCC एग्जिस्ट करेगा, ना FCC एग्जिस्ट करेगा, ना ECC एग्जिस्ट करेगा। तो FCC BCC ECC आप मैंने बता दिया शॉर्ट फॉर्म में सारे, ठीक है ना, बोलने में आसान रहता, बार बार उस चीज को बोल नहीं सकता। तो इस वाले केस में जो फर्स्ट वाला था सिंपल यूनिट से, वो वाला एग्जिस्ट करेगा, बाकी तीनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद डियर आता है कि विषम लंबाज। थर्ड वन इज द विषम लंबाज, ठीक है ना। विषम क्या है, लंबाज है। फिर विषम लंबाज का मतलब है, ठीक है ना, कि ना A B C तीनों क्या क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ना तो A B के बराबर होगा, ना B C के बराबर होगा, ठीक है ना। और एंगल तो 90 डिग्री ही रहेगा, ठीक है ना। यानी A और यहाँ पे कुछ B को बराबर लेते हैं, ठीक है ना, और B का कर देते हैं, अलग ले लेते हैं, कुछ कम ज्यादा लेते हैं, मान लो इतना ले लिया, थोड़ा छोटा ही कर दो, सबसे बढ़िया छोटा। तो डियर क्या हो गया कि ये A हो गया तुम्हारा, A B। देखो A B और C तीनों बराबर नहीं, लेकिन अल्फा बीटा गामा क्या है, तीनों 90 डिग्री है। ये क्या हो जाएगा, विषम लंबाज। और विषम लंबाज की रेडी है, ठीक है ना। यही एक ऐसा क्रिस्टल तंत्र है जिसके लिए 4 टाइप की यूनिट सेल एग्जिस्ट करती हैं। इसके लिए SC भी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है ना, BCC भी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, FCC भी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है ना, और ECC भी क्या होती है, एग्जिस्ट करती है। यानी इसके लिए कुल कितने यूनिट सेल है, 4 यूनिट सेल है, ठीक। अच्छा चलो मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ कि घनी वाले के लिए कितना हो गया था, 3 यूनिट सेल हो गया था। कौन कौन सा, SC, ठीक है ना, BCC एंड FCC, ठीक है ना। उसके बाद आया आपका द्विसम लंबाज, ठीक है ना। इसके लिए डियर कितना होगा, 1 यूनिट सेल जो कि सिंपल
वाला था, ठीक है ना। इसके लिए आया डियर इसके बाद जिसम लंबाज, ठीक है ना। इस वाले के लिए डियर चारों के चार रजिस्ट कर रहे कौन कौन से, SC, BCC, FCC एंड ECC, ठीक है ना। इसके बाद डियर आता है आपका अब एंगल में कुछ चेंजेस होने वाले हैं। अब एंगल में भी क्या होने वाले हैं, चेंजेस होने वाले हैं। फोर्थ वन इज त्रिसमनताज, ठीक है डियर। थ्रीसम, यहाँ पे जो वर्ड थ्रीसम है, ठीक है, पहले इसका देखा करो तो इससे भी कुछ आइडिया लगेगा। डियर इसमें बोल रहा है थ्रीसमनताज। थ्रीसम का डियर मतलब हुआ A इक्वल टू B इक्वल टू C। थ्रीसम मतलब कि तीनों भुजा तो बराबर होने वाली है, तीनों भुजा क्या होने वाली है, बराबर होने वाली है। बट ठीक है, इस वाले केस में थ्रीसम हुआ A इक्वल टू B इक्वल टू C। नताज का मतलब है डियर कि कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होने जा रहा, नताज, ठीक है ना। कोई भी, ठीक है ना, एंगल क्या होने वाला है, 90 डिग्री नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो सारे के सारे अल्फा बीटा गामा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री के अलावा कुछ भी एंगल हो सकता है लेकिन 90 डिग्री नहीं होने वाला। देखो इस तरीके से कुछ संरचना होगी इसकी, ठीक है। ये हुआ A, ये हुआ B, ये हुआ C, ठीक है ना। तीनों लगभग बराबर है, ठीक है। लेकिन ये जो एंगल है कोई भी क्या है 90 डिग्री नहीं है, ना ये तो 90 डिग्री है, ना ये 90 डिग्री है और ना ये 90 डिग्री। तो बोला है थ्रीसम ABC बराबर है डियर नताज। उस वाले केस में क्या था, लंबास था। अगर लंबास बोलेगा डियर इसका मतलब एंगल कितना होने वाला है, 90 डिग्री होने वाला है। अगर नताज है तो एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती है, इसके लिए केवल कितनी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती है, SC, ठीक है ना। SC केवल एग्जिस्ट करती है, इसलिए नंबर राशि यूनिट कितना होगा, 1 हुआ। SC का मतलब डियर कि केवल इसके कोनों पर परमाणु वाले जो यूनिट सेल होती है वही एग्जिस्ट करेगी और कोई यूनिट सेल एग्जिस्ट नहीं करती है। तो लिख लो यहाँ पे थ्रीसमनताज, ठीक है ना। थ्रीसमनताज में कितनी यूनिट सेल एग्जिस्ट कर रही है, 1। ये और कौन सी है वो, SC वाली, ठीक है ना। इसके बाद आता है डियर एक नताज। क्या आता है, एक नताज। फोर्थ हो गया, फिफ्थ वन एक नताज। अच्छा एक नताज बोल रहा है, मैंने बोला अगर नताज लिखा है इसका मतलब कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है, कोई भी एंगल क्या है 90 डिग्री नहीं। लेकिन बोला यहाँ पे कि एक नताज है, मतलब एक नताज का मतलब डियर एक एंगल 90 डिग्री नहीं है, बाकी दो एंगल क्या है 90 डिग्री है, ठीक है ना। बाकी दो एंगल क्या है 90 डिग्री है। इसका मतलब कि डियर अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। दो एंगल तो 90 डिग्री है लेकिन बीटा 90 डिग्री नहीं है, ठीक है। एक नताज हो गया क्योंकि बीटा क्या है 90 डिग्री नहीं है। और इस वाले केस में चूंकि थ्रीसम वो कुछ दिया नहीं है, ठीक है ना। जब पहला आपने पढ़ा था घनी उसमें भी कुछ नहीं बोला था, ठीक है ना। इस वाले केस में भी कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है ना। इस वाले केस में भी कुछ नहीं बोल रहा है कि कितने सम होंगे या कितने क्या होंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब डियर, इसका मतलब कि A डज नॉट इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C, ठीक है ना। बात समझो कि जब अगर वो उसको एक सम करना था, सॉरी एक सम नहीं दो सम करना था कि दो भुजाएं बराबर हैं, उसने सीधा सीधा लिख दिया था कि दो सम भुजा। यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब A डज नॉट इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C होगा। और इस वाले एंगल के लिए कौन सा एंगल 90 डिग्री नहीं है उसके लिए बोल दिया एक नताज, ठीक है ना। उसके एंगल और भुजाओं के हिसाब से उसने नामकरण किया हुआ है, ठीक है ना। इस एक नताज वाला स्ट्रक्चर कैसा हुआ डियर, देखो ABC कुछ अलग अलग है, ठीक है ना। A, ठीक है, और अल्फा देखो अल्फा का कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है ना। और गामा कहाँ होगा, यहाँ होगा। यानी जो बीटा वाला एंगल है वो 90 डिग्री नहीं है। तो देखो ठीक है, ऐसे कुछ कर लो कि ये ऐसा हो गया, ये 90 डिग्री नहीं है, कुछ ज्यादा ये 90 डिग्री से, इसको थोड़ा सा मैंने टेढ़ा कर दिया
ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब जो एंगल होंगे सारे क्या होंगे, ये 90 डिग्री होगा डियर आपका, ये 90 डिग्री होगा, ये भी कितना होगा 90 डिग्री। लेकिन ये वाला एंगल क्या होगा 90 डिग्री नहीं होगा, ठीक है ना, ई डज नॉट इक्वल टू बीटा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। और इस वाले केस के लिए भी दो एग्जिस्ट करती है, एक तो एग्जिस्ट करता है डियर आपका एस सी और एक कौन सा एग्जिस्ट करता है बी सी, यानी एक तो जो कोनों कोनों पे रहते हैं और एक जो कोनों कोनों के साथ बॉडी के बीचों बीच सेंटर पे भी रहते हैं, ठीक है ना। तो जो आपका एक नताक्ष है, एक नताक्ष, ठीक है ना, उसके लिए कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं, दो, कौन कौन सा, एस सी एंड बी सी सी। इसके बाद आता है डियर त्रिनताक्ष, ठीक है ना, क्या आता है त्रिनताक्ष। ये त्रिनताक्ष भी कुछ ऐसा होगा, ठीक है ना, 6 नंबर इनका त्रिनताक्ष, ठीक है ना। इसके इंग्लिश नेम अच्छे हैं, ठीक है, बट हिंदी का नाम थोड़ा समझाने में टफ पड़ रहा है, इसलिए नाम बार बार देखना पड़ता है क्या है, ठीक है ना। तो त्रिनताक्ष में क्या होगा डियर, त्रिनताक्ष बोलते हैं इसके, नताक्ष का मतलब 90 डिग्री नहीं होना, त्रि का मतलब तीनों नहीं होगा, ठीक है ना, यानी अल्फा बीटा एंड गामा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, बात समझ में। और भुजा के लिए कुछ बोला ही नहीं डियर, अगर भुजा के लिए कुछ नहीं बोला तो ए बी सी तीनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है ना। देखो कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, कुछ भी हो गया, ये तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। हमें पहले ए दिया, ठीक है ना, बी कुछ एंगल हो गया, यहाँ पे कुछ एंगल हो गया, कुछ ऐसा होगा एंगल, ठीक है ना, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बना दी हमने। इसमें कोई सा भी एंगल क्या होगा 90 डिग्री नहीं होगा, ठीक है, ना ये 90 डिग्री है, ना ये 90 डिग्री है, ना ये 90 डिग्री है, और ए बी सी भी क्या है एक दूसरे के बराबर नहीं है, ठीक है ना। और इस वाले केस के लिए भी केवल एक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती है, कौन सी वाली, सिंपल वाली। इस वाले केस के लिए भी क्या होगी, यहाँ पे कोनों कोनों पे भी एक एक एटम होंगे, ठीक है ना। तो जो भी है त्रिनताक्ष है, कौन सा त्रिनताक्ष, उसके लिए भी कितनी एग्जिस्ट करेगी, केवल एक, कौन सी, एस से सी। एंड ये लास्ट वन इज द, लास्ट वन थोड़ा इन सबसे डिफरेंट है, ठीक है ना, लास्ट वन क्या है, इन सबसे थोड़ा क्या है डिफरेंट है, कौन सा है लास्ट, लास्ट है आपका षटकोणी, षटकोणी, ठीक है ना। षटकोणी में क्या होता है, ए इक्वल टू बी होता है, ठीक है, ये थोड़ा अलग सा है, डज नॉट इक्वल टू सी होता है, ठीक है ना। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा होगा ये, इसमें देखो षटकोणी है डियर, तो ये पहली बात तो 6 कोणों वाला है, 6 भुजाओं वाला होता है, ऐसा कुछ, ठीक है, और ऐसा हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये आपका हो गया ए और बी, इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया और इसको सी बोल दिया। ये बराबर है, लेकिन ये हाइट क्या है, बराबर नहीं है, और ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, बट ये कितना है 120 डिग्री। ये याद रखना कि गामा की वैल्यू इसमें कितनी होती है डियर 120 डिग्री, इसमें बीटा की वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री, इसमें अल्फा की वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री, ठीक है ना। इसके लिए भी केवल एक स्ट्रक्चर यूज करता है, कौन सा, एस सी, सिंपल वाला, कोनों कोनों से होंगे, बाकी और कहीं नहीं होंगे। तो षटकोणी के लिए भी कितने होंगे, षटकोणी के लिए भी कितने होंगे, षटकोणी के लिए कितने होंगे, एक कौन सा, सिंपल वाला, ठीक है ना। इसको हम नोट डाउन कर लेना, ठीक है। भाई द वे केवल जानकारी की ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद से क्वेश्चन शायद ही पूछे कोई एग्जामिनेशन में या कहीं पे भी, ठीक है, बट आपके सिलेबस में था इसलिए कवर करना जरूरी था। तो डियर यहाँ पे टोटल कैलकुलेट करो कि घनी वाले के लिए 3 3 1 4 4 4 8 और इष्टे हो गया 4 4 4 8 8 1 9 9 4 13, एक कम हो गया कहीं, एक कम हो गया, कौन सा, टेट्रागोनल के लिए, अच्छा टेट्रागोनल मतलब, अच्छा द्विसमलंब में डियर 2 होते हैं, ठीक है ना, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। ये चीजें चूंकि एग्जैक्ट याद करने वाली है, ये चीजें लॉजिकल थी कि इसका नामकरण कैसा है, बट इसमें कौन कौन सा एग्जिस्ट करता है ये प्रैक्टिकल है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता कि, ठीक है, इसमें याद करना पड़ेगा डियर का कोई एस सी बी सी सी एफ सी सी किसका एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, और किसका कौन सा एग्जिस्ट करता है। लेकिन बस आप इतना याद रखो, जो आपको ज्यादा पढ़ना है वो पढ़ना है तो षटकोणी, ठीक है ना, आपके जो सिलेबस में जो ज्यादा आता है वो षटकोणी और घनी है,
ठीक है ना। तो घनी के 3 एग्जिस्ट करते हैं, कौन कौन होता है, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, ठीक है ना। और षटकोणी वाले कितने होते हैं, एक्ससीसी, जिसके कोने कोने पे केवल होते हैं बट, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये सकता है पूछ ले वो कि डियर ऐसा कौन सा क्रिस्टल तंत्र है जिसके लिए चारों यूनिट से रेजिस्ट करते हैं, कौन सा हो जाएगा ये, विषम लंबास हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी आप किताब पढ़ते रहो, ठीक है ना। ये चैप्टर थोड़ा टफ है, ठीक है ना, हर कोई इतना मतलब समझ नहीं पाता, ठीक है। आप कोशिश करो, चीजें थोड़ी क्रिटिकल है बट मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो मैं वो क्लियरिटी से बता सकता हूँ कि आप कहाँ मिस कर रहे हो चीजों को, ठीक है ना। और क्वेश्चन लगाओ, अगली बार मैं इसका लाइक कैलकुलेशन करूंगा कि कितना कैसे क्या इसका इस एटम के अंदर कितना पार्ट आ रहा है, कितना परसेंटेज निकलेगा, क्या रेडियस होगी, ठीक है ना। थैंक्स फॉर नाउ, ठीक, ओके बाय।